Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 24 July 2023. Let's begin today's nursing MCQs class for upcoming AIMS NORCET exam. Our first question is, which symptoms are most likely to alert the mother of a child with a suspected diagnosis of Hirschsprung disease? किसी बच्चे को कौन सी फाइंडिंग हो तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसे हिर्सप्रंग डिजीज हो सकता है? ऑप्शन ए, फाउल स्मेलिंग रिबन लाइक स्टूल। ऑप्शन बी, regurgitation of feeding। ऑप्शन सी, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। ऑप्शन डी, डायरिया। इनमें से कौन सा सिम्टम या फाइंडिंग हेयरस्प्रंग डिजीज से सफरिंग बच्चे में देखने को मिलेगी, ये आपको बताना है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर बच्चे को रिबन लाइक स्टूल आता है और स्टूल काफी बदबूदार होता है, फाउल स्मेलिंग होता है, ओडोरस होता है, तो इस सिचुएशन में हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे को हिर्सप्रंग डिजीज हो सकता है। हिर्सप्रंग डिजीज के अंदर बच्चे की जो इंटेस्टाइन होती है, उसके एक विशेष भाग में नर्व सेल्स नहीं पाई जाती और इन नर्व सेल्स के अभाव में बच्चा स्टूल को आगे मूव नहीं करवा पाता, स्टूल पास नहीं कर पाता। अगर नॉर्मल इस डिजीज के डायग्नोसिस की बात करें तो जन्म के पहले 24 घंटे में बच्चे द्वारा अपना फर्स्ट स्टूल पास किया जाता है, लेकिन हिर्सप्रंग डिजीज में ये कंडीशन या फर्स्ट स्टूल 24 घंटे में आपको नहीं देखने को मिलता। वहीं से आप इस चीज को सस्पेक्ट कर सकते हैं। कई बार हल्की हिर्सप्रंग डिजीज कंडीशन होने पर जन्म के बाद अगले 2 महीने में ये चीज़ डायग्नोस हो सकती है और अगर उससे भी कम नर्व सेल्स वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इस सिचुएशन को चाइल्डहुड एज तक भी डायग्नोस किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, हिर्सप्रंग एक कंजेनाइटल डिजीज़ है, जिसमें बच्चे का स्टूल रिबन लाइक हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा बैड स्मेलिंग होता है, बदबूदार होता है। इस डिजीज़ के होने पर बच्चे का जो पेट है, वो बहुत ज़्यादा फूला हुआ दिखाई देगा, नॉर्मल से आकार में एब्नॉर्मली बड़ा दिखाई देगा और इस चीज़ को डायग्नोस करने के लिए हम बच्चे का पहले 24 घंटों में स्टूल पास नहीं कर पाना, वहीं से इस चीज़ को सस्पेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं। रिगर्जिटेशन ऑफ फीडिंग है, वो गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ के अंदर देखने को मिलेगी। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग जो है, वो आपका पाइलोरिक स्टेनोसिस कंडीशन में देखने को मिलेगी और डायरिया किसी भी इन्फेक्शन के बाद देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a patient on antipsychotic medication develop rolling eyes upward. This is indicative of। किसी पेशेंट को आप एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दे रहे हैं, यानी साइकोटिक इलनेस जैसे सिजोफ्रेनिया आदि के ट्रीटमेंट के लिए एंटीसाइकोटिक ड्रग दे रहे हैं। अब इस पेशेंट के द्वारा अपनी आंखों को ऊपर की तरफ मोड़ लिया जाता है, तो इस सिचुएशन में क्या आप अनुमान लगाएंगे? ये इस ड्रग का थेराप्यूटिक एक्शन है। ये ड्रग अभी अपने थेराप्यूटिक लेवल में नहीं पहुंच पाई है। ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स हैं या फिर माइस्थेनिया ग्रेविस है। एंटीसाइकोटिक ड्रग ले रहे पेशेंट यदि अपनी आंखों को ऊपर की तरफ रोल करते हैं, मूव करते हैं, तो ये हमें बताता है कि क्लाइंट के अंदर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स डेवलप हो गए हैं, जो कि इस ड्रग से होने वाले साइड इफेक्ट के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
A client in psychiatric hospital with diagnosis of major depression is tearful and refuses to eat dinner after a visit with a friend. It is most therapeutic for the nurse too. किसी साइकाइट्रिक हॉस्पिटल में मेजर डिप्रेशन से सफरिंग पेशेंट से कोई उसका दोस्त मिलने आता है। दोस्त के जाने के बाद ये पर्सन टीयरफुल है, यानी क्राई कर रहा है, रो रहा है और डिनर करने से भी मना कर देता है, रात का खाना भी नहीं खाता है। इस सिचुएशन में मोस्ट थेराप्यूटिक नर्सिंग एक्शन क्या होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, अलाउ द क्लाइंट टू स्किप द मील। हम क्लाइंट खाना नहीं खाना चाहता तो उसे ऐसा करने के लिए अलाउ कर देंगे। ऑप्शन बी, प्रोवाइड एडिक्वेट क्वाइट थिंकिंग टाइम। हम क्लाइंट को अकेला छोड़ देंगे ताकि वो उसके बारे में पर्याप्त मात्रा में सोच सके और फिर समझ सके। ऑप्शन सी, ऑफर द क्लाइंट द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस द विजिट। हम क्लाइंट के पास जाकर उससे पूछेंगे कि आपको क्या हुआ है, क्यों दोस्त से मिलने के बाद आपने क्राई किया और खाना खाने से भी मना कर रहे हैं। ऑप्शन डी, री इन्फोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन। हम क्लाइंट को खाना खाना कितना ज़रूरी है इसके बारे में समझाएँगे, बताएँगे। मेजर डिप्रेशन का पेशेंट है, दोस्त से मिलने के बाद रो रहा है, खाना खाने से मना कर रहा है, तो इस सिचुएशन में कौन-सा एक्शन एप्रोप्रिएट होगा? यहाँ पर ऑप्शन सी सही माना जाएगा। हम इस क्लाइंट को उसके पास जाकर पूछेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई है? क्यों फ्रेंड से मिलने के बाद आपने ट्राई किया और खाना नहीं खा रहे हैं? ऐसा पूछने पर क्लाइंट अपनी फीलिंग्स को बोलकर बताएगा, यानी वर्बलाइज़ करेगा और इसके बाद हम उसे ये कह सकते हैं कि आप अगर चाहें तो लोगों से कुछ समय के लिए मिलना बंद कर सकते हैं, रिफ्यूज़ कर सकते हैं विज़िट्स को। ये सब कहकर हम क्लाइंट को कहीं न कहीं सपोर्ट कर सकते हैं एंड दिस सिचुएशन में मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन यही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, which food item need to be avoided in client with hepatic dysfunction to prevent hepatic coma? किसी पेशेंट का लीवर सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, लीवर खराब है, तो इस पेशेंट को खाने में कौन-सा सब्सटेंस नहीं लेना चाहिए ताकि उसे हेपेटिक कोमा से बचाया जा सके? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल। अगर किसी क्लाइंट का लीवर खराब है तो उसे खाने में इन चारों में से कौन-सा सब्सटेंस अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज़ उसे हेपेटिक कोमा हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रोटीन। अगर किसी क्लाइंट की बॉडी में लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के बाद बनने वाले जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो किडनी द्वारा बॉडी से बाहर नहीं निकाले जा पाएँगे और ये वेस्ट प्रोडक्ट अगर बॉडी से बाहर नहीं जाएँगे, तो इनका लेवल बॉडी के अंदर बढ़ने लगेगा। एग्ज़ाम्पल की बात करें तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बाद लीवर के सही काम नहीं करने की वजह से बॉडी में अमोनिया जैसे सब्सटेंसेस का लेवल बढ़ने लगता है और अमोनिया जैसे सब्सटेंस अगर बॉडी में बढ़ जाएँगे तो इसकी वजह से पर्सन का ब्रेन अफ़ेक्ट हो सकता है और वो कोमा में जा सकता है। ये सिचुएशन हेपेटिक कोमा के नाम से जानी जाती है। अगर किसी क्लाइंट में लीवर अपना सही फंक्शन नहीं कर पा रहा है और वो क्लाइंट ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लेता है, तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बाद बनने वाले सब्सटेंसेस बॉडी से बाहर नहीं जा पाएँगे और नहीं बाहर जाने के कारण इन वेस्ट प्रोडक्ट का लेवल ब्लड में बढ़ेगा और ये कंडीशन एन्सेफेलोपैथी या फिर हेपेटिक कोमा जैसी कंडीशन कॉज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, which of the following vitamin is also known as कोबालामीन? इनमें से कौन सा विटामिन कोबालामीन के नाम से जाना जाता है? B11, B12, B2, B6। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
विटामिन बी 12 को कोबालामाइन या साइनोकोबालामाइन के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी 12 की कमी होने पर पर्नीशियस एनीमिया जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। आइए रैपिडली सभी विटामिन बी के नामों को रिवाइज कर लेते हैं। टोटल विटामिन बी जो है 8 टाइप का होता है, 8 प्रकार के विटामिन बी पाए जाते हैं। विटामिन बी 1 को हम थायमीन कहते हैं, बी 2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, बी 3 को नियासिन कहते हैं, बी 5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, बी 6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, बी 7 को बायोटीन कहते हैं, बी 9 को फॉलिक एसिड या फॉलेट कहा जाता है और बी 12 को साइनोकोबालामाइन या कोबालामाइन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉप प्रायोरिटी ट्रीटमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इंक्लूड। अगर क्लाइंट को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो रहा है, वीएफ हो रहा है, तो इसका टॉप प्रायोरिटी ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? ईसीजी मॉनिटरिंग, कैथेटराइजेशन, प्रॉपर पोजीशनिंग या फिर सीपीआर? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वह कंडीशन है जिसमें हार्ट के दोनों लोअर चैम्बर्स यानी वेंट्रिकल्स एबनॉर्मली रैपिड बीट करने लग जाते हैं, यानी बहुत तेजी से बीट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और ये सारा प्रोसेस डिसएरिथमिया के रूप में जाना जाता है। अगर इस सिचुएशन को आपने समय रहते आइडेंटिफाई करके ट्रीट नहीं किया, तो क्लाइंट की डेथ होना लगभग निश्चित है। ये एक फैटल कंडीशन है और इसका जो परफेक्ट ट्रीटमेंट माना जाता है, वो होता है क्लाइंट को डिफिब्रिलेट करना। क्या करना? क्लाइंट को डिफिब्रिलेट करना, यानी क्लाइंट के हार्ट पर इलेक्ट्रिक शॉक्स देना, जिसकी वजह से क्लाइंट का हार्ट रिदम नॉर्मल हो सके और पूरा बॉडी फंक्शन सही तरीके से काम कर सके। लेकिन जब तक क्लाइंट के पास डिफिब्रिलेटर मशीन आएगी, क्लाइंट को डिफिब्रिलेट किया जाएगा, तब तक ये वीएफ सिचुएशन आइडेंटिफाई होने पर हम क्लाइंट को सीपीआर दे सकते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन दे सकते हैं। इसे हम बेसिक लाइफ सपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, बीएलएस के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर हम क्लाइंट के एयरवे को ओपन करते हैं, रेस्क्यू ब्रीथ देते हैं, चेस्ट कंप्रेशन देते हैं और इस तरह से ये सिचुएशन हैंडल की जा सकती है। नेक्स्ट, इन साइकाइट्री थेरेपी इन्वॉल्व्स द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। साइकाइट्री में उस थेरेपी का नाम आपको बताना है जिसमें हम एनवायरनमेंट को भी मॉडिफाई करते हैं, क्लाइंट की आवश्यकता के अनुसार, क्लाइंट की ट्रीटमेंट नीड के अनुसार आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाया जाता है। ऑप्शन ए ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी या फिर मिल्यू थेरेपी। किसी भी साइकाइट्रिक पेशेंट को, मानसिक रोगी को ठीक करने के लिए हम हॉस्पिटल्स के अंदर इस थेरेपी को इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें उसे ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है जिससे कि उसके अंदर वो पॉजिटिव चेंजेस आते हैं जो कि हम लाना चाहते हैं। जैसे हॉस्पिटल के अंदर क्लाइंट को ऐसे लोगों से मिलवाया जाता है जो हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, या ऐसे एनवायरनमेंट में सीन क्रिएट किए जाते हैं जहाँ पर उसे जाकर बिल्कुल सब कुछ रियल लगे और सभी लोगों से बहुत अच्छा अनुभव मिले, जिससे उसकी साइकोलॉजी चेंज हो सकती हो। तो इस प्रकार से पेशेंट की नीड्स को पूरा करने के लिए, उसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए, अपने डिज़ायरेबल चेंजेस को अचीव करने के लिए एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बनाया जाता है, उसमें क्लाइंट को ट्रीट किया जाता है। तो इस प्रकार की थेरेपी मिलियो थेरेपी के नाम से जानी जाती है। होपफुली अब आप इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन सोरियासिस द मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज। सोरियासिस स्किन डिजीज होने पर मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के रूप में क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए ब्लू स्पॉट्स ऑन द स्किन, स्किन पर नीले निशान। ऑप्शन बी एकाइमोसिस, यानी स्किन के ऊपर लाल धब्बे। ऑप्शन सी ड्राई शाइनी स्कैली लीजन्स।
स्किन पर चमकदार घाव। ऑप्शन 4 लार्ज वेसिकल्स। किसी भी क्लाइंट के अंदर सोरियासिस कंडीशन जो है वो केराटिन सिंथेसिस के एक्सेसिव होने के कारण देखने को मिलती है। अगर किसी क्लाइंट की बॉडी के अंदर केराटिन का सिक्रीशन बढ़ जाए, इसका फॉर्मेशन बढ़ जाए, तो सोरियासिस कंडीशन डेवलप हो सकती है। सोरियासिस बेसिकली एक स्किन डिजीज है। इसके अंदर क्लाइंट को इचिंग होती है और स्किन के ऊपर ब्राइट कलर के शाइनी सिल्वरी पैचेस देखने को मिलते हैं और ये इसका मेन आइडेंटिफिकेशन मार्क माना जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही माना जाएगा। अगर स्किन पर स्केली सिल्वरी प्लेग्स हैं जिनके शार्प बॉर्डर्स हैं, तो आप समझ जाइएगा कि क्लाइंट को सोरियासिस जैसी स्किन डिजीज हो चुकी है। इसके अलावा कई पेशेंट्स में रेड पैप्यूल भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर आई एग्जामिनेशन विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड। आंखों की जांच करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है? स्टेथोस्कोप, ऑटोस्कोप, ऑप्थेल्मोस्कोप या फिर परक्यूशन हैमर? यहाँ पर परक्यूशन हैमर शब्द आप देख रहे हैं। आपने हॉस्पिटल के अंदर एक कुछ इस प्रकार का डिवाइस देखा होगा। इस तरह का डिवाइस होता है। यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये रबड़ से बना होता है और ये स्टिक होती है जो कि मोस्टली स्टील या फिर आयरन की बनी हो सकती है। अब ये जो रबड़ वाला पार्ट है, आगे वाला ये ट्रायंगुलर शेप, इसे हम क्लाइंट की बॉडी पर टैप करते हैं, यानी इससे धीरे-धीरे क्लाइंट की बॉडी पर हिट करते हैं, टैपिंग करते हैं। जिससे विशेष प्रकार के साउंड प्रोड्यूस होते हैं और इन साउंड को सुनकर हम क्लाइंट में क्या प्रॉब्लम है, क्या डिजीज़ है, उसका डायग्नोसिस करते हैं। तो याद रखिएगा, परक्यूशन हैमर एक प्रकार का हैमर है जिसके आगे वाले हिस्से पर रबड़ का पार्ट जुड़ा होता है जो कि बॉडी सरफेस पर टैपिंग के लिए काम आता है, यानी हल्का-हल्का वहाँ पर हिट हिट करने के लिए, मारने के लिए काम आता है। जब हम उस पर हिट करते हैं, मारते हैं, तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है बॉडी पर, उससे सुनकर हम ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि क्लाइंट की बॉडी में कौन-सी प्रॉब्लम है। हैमर शब्द का हिंदी में मतलब होता है हथौड़ा। हथौड़ा किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए काम आता है, तो ये परक्यूशन हैमर भी हिट करने के काम आता है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं माना जाएगा, ये आई एग्ज़ामिनेशन में काम नहीं आता। स्टेथोस्कोप के बारे में आप सभी जानते हैं, ये अस्कल्टेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। आपका भी सपना स्टेथोस्कोप अपने गले में रखकर घूमने का है। जल्दी आपको ये मिल जाएगा। स्टेथोस्कोप की मदद से आप अस्कल्टेशन कर सकते हैं। इट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ अस्कल्टेटिंग बॉडी साउंड्स। ऑटोस्कोप की मदद से आप किसी भी क्लाइंट के अंदर ईयर एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उसके कान की जांच कर सकते हैं। और फाइनली आपके पास ऑप्शन सी बचता है जो यहाँ सही आंसर भी है। ऑप्थेल्मोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आंखों के अंदर के भाग की जांच करने में इस्तेमाल किया जाता है। इंटीरियर पोर्शन ऑफ आई स्पेशली रेटिना, आँख के सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है रेटिना, इंटीरियर पोर्शन जिसे आप कह सकते हैं, उसकी जांच करने के लिए ऑप्थेल्मोस्कोप नामक इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a therapy which provide a safe environment to meet the patient's treatment need is। किसी पेशेंट की ट्रीटमेंट नीड्स को पूरा करने के लिए सेफ एनवायरनमेंट तैयार करना कौन सी थेरेपी कहलाता है? साइकोथेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, मिल्यू थेरेपी या फिर माइक्रोथेरेपी? ऑप्शन सी करेक्ट।
किसी भी क्लाइंट को सेफ एनवायरनमेंट देकर थेरेपी देना मिलियोथेरेपी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हाइपोनेट्रीमिया इंक्लूड्स। अगर किसी क्लाइंट को हाइपोनेट्रीमिया कंडीशन है तो उसमें कौन सी फाइंडिंग्स देखने को मिलेंगी? नॉजिया एंड वॉमिटिंग, कंफ्यूजन, स्पाज्म एंड क्रैम्प्स या फिर ये सभी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब है शरीर के अंदर सोडियम की कमी हो जाना। हमारे बॉडी में सीरम सोडियम लेवल नॉर्मली 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के बीच होता है। अगर शरीर में 135 MeQ पर एल से सोडियम की मात्रा कम हो तो ये कंडीशन हाइपोनेट्रीमिया के रूप में जानी जाती है। और सोडियम की कमी होने पर क्लाइंट को नोजिया, वॉमिटिंग, कंफ्यूजन, स्पाज्म, क्रैम्प्स आदि फीलिंग्स देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्परेचर एक्सपोजर इंडिकेटर ऑफ वैक्सीन इज। किसी वैक्सीन पर टेम्परेचर एक्सपोजर को पता करने के लिए एक इंडिकेटर लगा होता है, लेवल लगा होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वैक्सीन कहीं हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में तो नहीं आया है, ये वैक्सीन टेम्परेचर एक्सपोजर के बाद काम में लेने योग्य है या नहीं। उस इंडिकेटर को क्या नाम देते हैं आप? वीवीएम, वीएपी, वीएमवी या वीटीआई? ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। इस इंडिकेटर को हम वैक्सीन वाइल मॉनिटर के नाम से जानते हैं, जो कि वैक्सीन्स के ऊपर आपने इस तरह से लगा देखा होगा। पोलियो वाइल के ऊपर भी आपने इस प्रकार से इसे लगा देखा होगा, जिसका कलर चेंज होने पर हमें यह पता चल जाता है कि वैक्सीन टेम्परेचर एक्सपोजर में आ चुकी है या नहीं, अब इसे यूज़ कर सकते हैं या नहीं। ये चीज़ वैक्सीन वाइल मॉनिटर के रूप में जानी जाती है। वीएपी भी इम्पॉर्टेंट है। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, यानी जिन पेशेंट्स को हम वेंटिलेटर पर रखते हैं उनमें अगर प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन किया जाता है तो निमोनिया जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लाइंट कम्स टू द क्लिनिक complaining of fever, drenching night sweats, and unexplained weight loss, and single enlarged supraclavicular lymph node, most probable diagnosis will be। एक पेशेंट आपके पास आकर कहता है कि उसे फीवर है, नाइट में स्वेटिंग होती है, वेट लॉस हो रहा है और क्लेविकल बोन से जस्ट ऊपर मौजूद लिम्फ नोड्स का साइज बढ़ रहा है। तो ये किस डिजीज कंडीशन के होने के बारे में बताता है? थैलेसीमिया, लिम्फेडिनोपैथी, विल्म्स ट्यूमर या फिर हॉटकिंस डिजीज? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और प्रीवियसली हम इससे सिमिलर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर चुके हैं। होपफुली आपने अगर प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी तो आप इसका आंसर गलत नहीं करेंगे। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने आपको बताया था कि अगर किसी क्लाइंट के नेक एरिया में मौजूद लिम्फ नोड का सबसे पहले एनलार्जमेंट होता है तो ये हॉटकिंस डिजीज की शुरुआत मानी जाती है। हमने आपको बताया था कि हॉटकिंस डिजीज की शुरुआत में सबसे पहले नेक एरिया में पाए जाने वाली लिम्फ नोड का आकार बढ़ जाता है। वही चीज यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछी गई है। क्लाइंट को फीवर है, नाइट में स्वेटिंग होती है, वजन कम हो रहा है और गले में मौजूद लिम्फ नोड का साइज बढ़ रहा है, तो ये कौन सी डिजीज है? तो आप बताएंगे हॉटकिंस डिजीज। हॉटकिंस डिजीज के अंदर रीड स्टर्नबर्ग सेल्स भी पाई जाती हैं, जो कि इसका क्लासिकल फाइंडिंग मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज RBSK प्रोग्राम इंक्लूड्स विच एज ग्रुप? RBSK प्रोग्राम का फायदा किस उम्र तक के बच्चों को या पर्सन्स को मिलता है?
18 साल से कम उम्र के, 18 साल से ज़्यादा उम्र के, 0 से 28 दिनों तक के, या फिर 1 से 3 साल तक के? आरबीएसके का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका फायदा 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मिलता है। इस स्कीम का या इस प्रोग्राम का मेन जो एम था वो ये था कि 18 साल तक के बच्चों में किसी भी प्रकार की डिजीज कंडीशन यदि हो जाती है तो उसे अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करना, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, और उसका अर्ली इंटरवेंशन करना, यानी उसे जल्दी ही ट्रीट कर देना। जल्दी डिजीज को आइडेंटिफाई करना और अर्ली उसका ट्रीटमेंट करना, ये उसका उद्देश्य था। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर 4 डीज भी इम्पोर्टेंट है। इसे भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। आप चाहें तो इसके बारे में नोट कर सकते हैं। इसे हम दूसरे कलर से नोट कर लेते हैं। 4 डीज ऑफ आरबीएसके। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के 4 डी कौन-कौन से हैं? सबसे पहला जो डी होता है उसमें हम डिफेक्ट्स एट बर्थ को इंक्लूड करते हैं। डिफेक्ट्स एट बर्थ। सेकंड डी जो आता है उसको हम डेफिशिएंसीज के रूप में मानते हैं, यानी कि शरीर में किसी भी प्रकार की कमी है न्यूट्रिएंट्स आदि की तो हम तुरंत उसे आइडेंटिफाई कर देंगे। और तीसरे डी का मतलब होता है डिजीज, किसी भी डिजीज को अर्ली स्टेज के अंदर आइडेंटिफाई करना। और आखिरी जो डी है उसका मतलब होता है डेवलपमेंटल डिलेज इंक्लूडिंग डिसेबिलिटीज। डेवलपमेंट डिलेज इंक्लूडिंग डिसएबिलिटी। तो ये 4 चीज़ें यहाँ से इम्पोर्टेंट हैं जो पूछी जाती हैं। एक बार फिर से सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर लेंगे। ये चीज़ आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है, इम्पोर्टेंट है, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमारा जो आरबीएस के प्रोग्राम है उसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसका फ़ायदा 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को मिलता है। इस प्रोग्राम का जो मेन टारगेट है वो है कि किसी भी 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चों में कोई भी एब्नॉर्मल कंडीशन यदि होती है तो उसे अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करके उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करना। आरबीएस के प्रोग्राम में 4 डीज़ को इंक्लूड किया जाता है। फर्स्ट डी का मतलब है डिफेक्ट एट बर्थ, सेकंड का मतलब है डेफिशिएंसीज, थर्ड का है डिजीज और फोर्थ का है डेवलपमेंटल डिलेज इंक्लूडिंग डिसेबिलिटीज। आप चाहें तो इसे नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रीवियस एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a relative of schizophrenic patient informed a nurse that the patient is having suicidal ideation. All of the following nursing action appropriate in this situation except। इस वर्ड को पकड़ के चलिएगा, ये चीज अवॉइड ना करें, गलती हो सकती है। सिजोफ्रेनिया से सफरिंग पेशेंट का रिलेटिव आपको आकर बताता है कि उसका पेशेंट, उसका जो फैमिली मेंबर है जो कि बीमार है, सिज़ोफ्रेनिया से सफ़रिंग है, वो सुसाइड करने की बात कर रहा है। इस सिचुएशन में एज़ अ नर्स आपके द्वारा कौन-सा एक्शन नहीं लिया जाएगा या कौन-सा एक्शन सही नहीं होगा, एप्रोप्रिएट नहीं होगा? ऑप्शन ए, इन्फॉर्म द डॉक्टर रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। आप डॉक्टर को इस सिचुएशन के बारे में बताएँगे। ऑप्शन बी, डू नॉट आस्क पेशेंट डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन
सुसाइडल आइडिएशन, आप पेशेंट से डायरेक्टली सुसाइड कैसे करना है, सुसाइड के आइडियाज़ क्यों आ रहे हैं, क्या आइडियाज़ आ रहे हैं, इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। ऑप्शन सी, इंक्रीज़ द एनवायरमेंटल सेफ्टी, हम क्लाइंट के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा देंगे, ऐसी कोई चीज़ उससे नहीं देंगे जिससे वो खुद को नुकसान पहुँचा सके, सेफ्टी बढ़ा देंगे। ऑप्शन डी, कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट, हम इस पेशेंट को लगातार ऑब्जर्व करेंगे, इसे कड़ी देख-रेख में रखेंगे, पूरी निगरानी में रखेंगे। देखिएगा, यहाँ पर आपको बताना है कि क्लाइंट के अगर मन में सुसाइड से संबंधित विचार आ रहे हैं, तो आपको क्या चीज़ नहीं करनी है। आप लगातार पेशेंट को ऑब्ज़र्व करेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। आप उसके आस-पास की सेफ्टी सिक्योरिटी को बढ़ा देंगे ताकि वो सुसाइड ना कर ले। आप डॉक्टर को भी इस बारे में बताएँगे, ये सभी पॉइंट सही है। लेकिन आप इस क्लाइंट से डायरेक्ट सुसाइड के बारे में बात नहीं करेंगे, ये चीज़ गलत है। जब भी आपके सामने कोई ऐसा पेशेंट है जो किसी मानसिक रोग से ग्रसित है, डिप्रेशन से सफ़रिंग है और वो आपको कहता है कि मेरे मन में सुसाइड करने की इच्छा हो रही है, मर जाऊँगा मैं, या फिर वो कहता है कि मैं ऐसे लटक कर या फिर कुछ खाकर या कुछ कहीं से कूद कर सुसाइड करने की सोच रहा है, तो ऐसे विचार आते ही आप तुरंत उस पेशेंट को अटेंशन देंगे और उससे डायरेक्ट टू द पॉइंट पूछेंगे कि आप सुसाइड करने के बारे में क्या सोचते हैं? कैसे सुसाइड करने के बारे में आप सोच रहे हैं? तो वो जो भी बात बताएगा, उसके हिसाब से हमें आगे उसे सेफ्टी देनी है। और सुसाइड की बात आते ही आप डायरेक्ट टू द पॉइंट उससे बात करें। इस मामले में आपको बिल्कुल ढीले नहीं रहना है। इट इज़ द मैटर ऑफ लाइफ, सो बी अवेयर अबाउट दिस। तो आपको क्लाइंट से डायरेक्ट सुसाइड के बारे में बात करना है। सुसाइडल आइडियाज़ उसके माइंड में क्या आ रहे हैं, इससे डायरेक्ट पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ साइट नॉट फॉर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इनमें से बॉडी की किस साइट पर सबक्यूटेनियस मेथड द्वारा इंजेक्शंस नहीं लगाए जा सकते? ऑप्शन ए स्कैपुला, ऑप्शन बी एंटीरियर थाई, ऑप्शन सी लोअर एब्डोमेन, ऑप्शन डी एंटीरियर अपर आर्म। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो है, हमेशा पर्सन को 45 डिग्री के एंगल से लगाए जाते हैं। और एग्ज़ाम्पल की बात करें तो आपने इंसुलिन इंजेक्शन लगाया होगा, लगाते देखा होगा। तो ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है। इसे आप स्कैपुला पर लगा सकते हैं। स्कैपुला का मतलब होता है कि हमारे जो बैक पोर्शन में अपर एरिया में जो दोनों साइड बोन मौजूद है, उसे स्कैपुला बोन कहते हैं। हमारी कमर में ऊपर की तरफ दोनों तरफ जो हड्डी होती है, इस एरिया पर हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगा सकते हैं। हमारी जो थाइज़ होते हैं, उसके आगे वाले हिस्से में आप इंजेक्शंस लगा सकते हैं। इसके अलावा आप लोअर एब्डोमेन के अंदर भी अराउंड द एम्बिलिकस सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस लगा सकते हैं, बल्कि ये तो बहुत बेहतर साइड मानी जाती है। हम अपने एंटीरियर अपर आर्म पर इसे नहीं लगा सकते। हमारे जो हाथ हैं, उसके आगे वाले हिस्से पर हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, वो होगा आपका डी। यहाँ पर पूछा गया था कि व्हिच इज़ नॉट द साइट ऑफ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, तो आप बता सकते हैं कि एंटीरियर अपर आर्म पर हम नहीं लगा सकते हैं। आप स्कैपुला बोन वाले एरिया पर लगा सकते हैं, एंटीरियर थाई पर लगा सकते हैं, लोअर एब्डोमेन पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन फॉर अ पेशेंट विथ DIC और डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोagulation? किसी क्लाइंट को डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोagulation कंडीशन है, तो इस पेशेंट के लिए प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए मॉनिटर होमान साइन, ऑप्शन बी अवॉइड गिविंग इंजेक्शन, ऑप्शन सी टेकिंग टेम्परेचर, ऑप्शन डी अप्लाई कंप्रेशन स्टॉकिंग्स।
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अवॉइड गिविंग इंजेक्शंस। किसी भी क्लाइंट को डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्क्यूलर कोagulation कंडीशन होने पर अचानक उसकी सभी ब्लड वेसल्स के अंदर, स्पेशली छोटी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट बनने लग जाते हैं और ये प्रोसेस पूरी बॉडी के अंदर होता है। तो जब अचानक से पूरी बॉडी में ब्लड क्लॉट बनने लगेंगे, तो क्लाइंट के बॉडी के अंदर ब्लड का जो फ्लो है, वो डिक्रीज़ होने लगेगा और ब्लड फ्लो के डिक्रीज़ होने के बाद लगातार क्लॉटिंग मैकेनिज़्म के चलते रहने की वजह से क्लाइंट की बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं, उनकी संख्या कम हो जाएगी और धीरे-धीरे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, उनकी भी कमी होने लगेगी। तो अब इस पेशेंट के अंदर ब्लड का फ्लो धीमा है, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो गई है, क्लॉटिंग फैक्टर भी कम हो चुके हैं। तो अगर आपने इस पेशेंट को इंजेक्शन लगाया, तो इंजेक्शन साइट पर हैवी ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, सीवियर ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर ब्लीडिंग को रोकने के लिए ना तो क्लॉटिंग फैक्टर्स पर्याप्त मात्रा में है और ना ही प्लेटलेट्स पर्याप्त मात्रा में है। तो हमेशा याद रखिएगा, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोagulation वाले पेशेंट्स को हम हमेशा इंजेक्शन से अवॉइड करते हैं, क्योंकि इंजेक्शंस के बाद रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बढ़ने की संभावना इनमें बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which treatment modality would the nurse expect to use when assisting a younger child to verbalize difficult feelings? एक छोटा बच्चा है, उसकी डिफिकल्ट फीलिंग्स को पता करने के लिए कौन सी ट्रीटमेंट टेक्निक यूज़ की जाएगी या कौन सी ट्रीटमेंट मोडालिटी इस्तेमाल की जाएगी? ऑप्शन ए बिहेवियरल टेक्निक्स, ऑप्शन बी कॉग्निटिव थेरेपी, ऑप्शन सी प्ले थेरेपी, ऑप्शन डी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। जब भी किसी छोटे बच्चे से आप किसी डिफिकल्ट फीलिंग्स को वर्बलाइज करवाना है, तो आपको हमेशा प्ले थेरेपी का इस्तेमाल करना चाहिए। छोटे बच्चे, यंगर चाइल्ड से किसी भी उसकी डिफिकल्ट फीलिंग या सिचुएशन को, इमोशन को पता करने के लिए प्ले थेरेपी का इस्तेमाल करना चाहिए। प्ले थेरेपी के दौरान बच्चे अपनी फैंटेसीज, कॉन्फ्लिक्ट्स, एग्रेशन आदि को एक्सप्रेस कर पाते हैं। ये बच्चों के इमोशनल ग्रोथ और टेंशन को रिलीज करने में हेल्प करता है, अपने इमोशंस को बताने में मदद करता है। तो छोटे बच्चों की कोई भी डिफिकल्ट फीलिंग है, सिचुएशन है, तो उसे आप खेल-खेल में पता कर सकते हैं, प्ले थेरेपी के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the goal of management of glaucoma is, ग्लूकोमा डिजीज के मैनेजमेंट का मेन गोल क्या होता है? ऑप्शन ए, ओनली टू इंक्रीज द इनफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर के इनफ्लो को बढ़ाना। ऑप्शन बी, ओनली टू इंक्रीज द आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को बढ़ाना। ऑप्शन सी, ओनली टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को बढ़ाना। ऑप्शन डी, ये सभी। ग्लूकोमा डिजीज कंडीशन हमारे आईज से रिलेटेड कंडीशन है, आंखों से संबंधित रोग है। इसके अंदर हमारा जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, नॉर्मल से बढ़ जाता है। हमारे आंखों के अंदर जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर होता है, उसकी मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाती है। नॉर्मली इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर 10 से लेकर 21 एमएम ऑफ एचजी के बीच होता है। अगर इस रेंज में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है तब तो ठीक है, लेकिन ये अगर 21 से ज़्यादा होने लगे तो इसका मतलब है ग्लूकोमा डिजीज़ कंडीशन हो रही है। यहाँ पर हम आँखों का, आइज़ का एक रफ डायग्राम बनाते हैं जिससे आप इस चीज़ को समझिएगा। हमारी ये आइज़ है, ये हमारा लेंस है और
इस आई के अंदर ये पीछे वाला पार्ट है, यहाँ इसे हम रेटिना का नाम देते हैं और यहाँ से ऑप्टिक नर्व निकलती है जो कि ब्रेन तक जाती है, जिससे हम देख पाते हैं चीज़ों को। अब इस आँखों के अंदर हमारी आइज़ के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, एक फ्लूइड पाया जाता है, एक तरल पाया जाता है, जिसे हम एक्वस ह्यूमर का नाम देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर का नाम देते हैं। जब हमारी आँख के अंदर ये एक्वस ह्यूमर एक नॉर्मल अमाउंट में होता है, तब तो ठीक है, ये आई की स्ट्रक्चर को मेंटेन करवाता है, सब कुछ अच्छा रहता है। लेकिन जैसे ही किसी वजह से आँखों में बनने वाले इस फ्लूइड की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा बनने लगे या फिर जो एक्वस ह्यूमर आइज़ में बना हुआ है, वो अपना समय पूरा करने के बाद आइज़ से बाहर नहीं जा पाए, तो क्या होगा? एक्वस ह्यूमर की मात्रा आइज़ के अंदर बढ़ने लगेगी और एक्वस ह्यूमर नामक फ्लूइड अगर आँख में बढ़ने लगेगा, तो आइज़ का जो प्रेशर है, वो भी बढ़ जाएगा और आँख के अंदर अगर प्रेशर बढ़ेगा, तो इससे हमारी ये जो ऑप्टिक नर्व है, जो कि यहाँ से मैसेज लेकर ब्रेन तक जा रही है, इस पर भी दबाव पड़ेगा और ऑप्टिक नर्व थोड़े समय बाद में डैमेज हो जाएगी और इसके डैमेज होने की वजह से क्लाइंट जो है परमानेंटली ब्लाइंड हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, देख नहीं पाएगा। तो ये कंडीशन जो है ग्लूकोमा के रूप में जानी जाती है। ग्लूकोमा के बारे में एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, इससे सफ़रिंग पेशेंट को हमेशा शुरुआत में टनल विज़न देखने को मिलता है। यानी किसी सुरंग के एक कोने पर आप खड़े होकर जब दूसरे कोने को देखते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ़ सेंटर में जहाँ पर लाइट मौजूद है, वही हिस्सा दिखता है, बाकी सब काला-काला नज़र आता है। तो ये चीज़ टनल विज़न के रूप में जानी जाती है। ग्लूकोमा के पेशेंट का सिर्फ़ जो विज़न एरिया है, वो सामने की तरफ बहुत ही कम होता है, आसपास की चीज़ों को वो नहीं देख पाता है, तो टनल विज़न यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आँखों के अंदर एक्वस ह्यूमर की मात्रा बढ़ रही है, ये आँखों से बाहर नहीं जा पा रहा है, इसका प्रोडक्शन भी बढ़ चुका है, ये सभी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम कैसे इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं? क्या आँखों के अंदर और ज़्यादा एक्वस ह्यूमर को बुलाकर आप इसे ठीक कर पाते हैं? नहीं, यहाँ तो ऑलरेडी फ्लूइड बहुत ज़्यादा है, तो हम इसे यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे, तब इसका ट्रीटमेंट होगा। तो यहाँ पर ये बात ऑप्शन बी के अंदर लिखी गई है कि हम इस एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को बढ़ा देंगे। यानी हम कुछ ऐसी कोशिश करेंगे, चाहे वो मेडिसिन के थ्रू हो या सर्जरी के थ्रू हो, हम ऐसी कोई कोशिश करेंगे जिससे आँखों के अंदर ये फ्लूइड की जो मात्रा बढ़ी हुई है, ये धीरे-धीरे कम हो जाए, यहाँ से फ्लूइड ड्रेन होना शुरू हो जाए। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर। एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को हमें नहीं बढ़ाना है और ऑप्शन डी भी यहाँ सही नहीं है। इसके अलावा आप चाहें तो ये भी नोट कर सकते हैं कि पिलोकार्पिन और कार्बेकॉल नाम की 2 मेडिसिन्स होती हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा गया है इसके बारे में। 2 मेडिसिन हैं, दोनों ही कौन-सी ग्रुप की मेडिसिन है? मियोटिक ग्रुप की मेडिसिन है। मियोटिक ग्रुप की मेडिसिन है, ये क्या करती हैं? ये हमारे एंटीरियर चैम्बर एंगल को खोलकर जो एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो है, उसे बढ़ा देती हैं। हमारे आँख में एंटीरियर चैम्बर में जो कैनाल ऑफ स्चिल्म होता है, उसके एंगल को बड़ा करके एक्वस ह्यूमर को बाहर जाने करने ड्रेन करवाने के लिए ये चीज़ें हेल्प करती है। ड्रग का नाम नोट कर लीजिएगा, पहली ड्रग है पिलोकार्पिन, पिलोकार्पिन और दूसरी है कार्बेकॉल, कार्बेकॉल। ये 2 मियोटिक ड्रग्स हैं जो कि ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स हैं जैसे कि टिमोलॉल, ये टॉपिकल यूज़ की जाती हैं ताकि जो एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन है वो कम से कम हो सके और इसके लिए जो सर्जरी की जाती है उसे भी आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा, ये प्रीवियसली पूछी गई हैं। ग्लूकोमा पेशेंट्स के अंदर जो सर्जरी की जाती है उसका नाम है ट्रेबिक्युलोप्लास्टी या ट्रेबिक्युलोटॉमी। ट्रेबिक्युलोप्लास्टी और दूसरी सर्जरी का नाम है ट्रेबिक्युलोटॉमी, ट्रेबिक्युलोटॉमी। तो ये सर्जरीज़ यहाँ पर
पेशेंट को रिकवर करने में हेल्प करेंगी। कौन सी दो मियोटिक मेडिसिन हैं? पिलोकार्पिन और कार्बिकॉल। और कौन सी दो सर्जरीज हैं? ट्रेबिक्युलोप्लास्टी और ट्रेबिक्युलोटॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिहाइड्रेशन साइन एंड सिम्टम्स आर। किसी क्लाइंट को यदि डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो इसमें कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? ऑप्शन ए सनकन फंटैनल्स, ऑप्शन बी ब्लीडिंग फ्रॉम एनी ऑरिफिस यानी शरीर के किसी ओपनिंग से ब्लीडिंग होने लगना, ऑप्शन सी ओवर ईटिंग, ऑप्शन डी इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सनकन फंटैनल्स। अगर किसी क्लाइंट के किसी बच्चे के जो फंटैनल्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं, नीचे दबे हुए होते हैं, धसे हुए होते हैं, तो ये चीज़ डिहाइड्रेशन को बताती है। जैसे ये बच्चे का सिर है और इस सिर के अंदर इस जगह पर फंटैनल्स मौजूद होते हैं। ये एंटीरियर साइज में डायमंड शेप फंटैनल है। ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हेड में ट्रायंगुलर शेप्ड फंटैनल है। इस प्रकार से बाकी हिस्सों में बोन्स पाई जाती हैं। ये बोन है और इन बोन के बीच का वह हिस्सा जो कि अभी पूरी तरह से बंद नहीं हो पाया है, अभी हल्का खुला हुआ है, उसे हम फंटैनल कहते हैं। जैसे कि ये मैं यहाँ पर येलो कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। इसे आप देखिएगा, ये वाला जो हिस्सा है येलो कलर से मैंने ड्रॉ किया है, ये चीज़ फंटैनल है। यहाँ पर अभी पूरी तरह से क्लोजिंग नहीं हुई है बोन की। ये हिस्सा अगर नीचे दबा हुआ, धँसा हुआ, डिप्रेस्ड मिलता है तो इसे सनकन फंटैनल कहते हैं और ये बच्चे में डिहाइड्रेशन के होने को बताता है। अगर ये फंटैनल्स उभरे हुए हों, ऊपर उठे हों, फूले हुए हों, तो इसका मतलब है कि बच्चे के अंदर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ रहा है। ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। सनकन फंटैनल तो डायरिया को बताएगा यानी डिहाइड्रेशन को बताएगा और बल्जिंग फंटैनल जो है वो इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लाइंट रिसीविंग hypertonic tube feedings. What should the nurse consider to be the main reason this client may experience diarrhea? अगर किसी क्लाइंट को आप हाइपरटोनिक ट्यूब फीडिंग दे रहे हैं यानी क्लाइंट में नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगी है और आप उसे हाइपरटोनिक कॉन्सेंट्रेशन वाला फूड दे रहे हैं, तो क्यों इस पेशेंट को डायरिया डेवलप हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, ये आपको बताना है। हाइपरटोनिक ट्यूब फीडिंग देने से क्यों डायरियल कंडीशन डेवलप होती है, इसका रीजन बताना है। ऑप्शन वन इंक्रीज फाइबर इनटेक, ऑप्शन टू बैक्टीरियल कंटेमिनेशन, ऑप्शन थ्री inappropriate position, ऑप्शन फोर high osmolarity of the feeding। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जब बॉडी के अंदर दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्लाइंट की कोई ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल के बाहर बहुत सारा फ्लूइड मौजूद है, लिक्विड कंटेंट मौजूद है। अब इस क्लाइंट को जैसे ही आप हाइपरटोनिक आईवी ड्रिप लगाएंगे, हाइपरटोनिक फ्लूइड देंगे, तो इस फ्लूइड के यहाँ ट्यूब में आने के बाद इसके इफेक्ट की वजह से जो बाहर मौजूद लिक्विड है, ये अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ब्लड वेसल के अंदर आने लगता है। जब किसी क्लाइंट को आप हाइपरटोनिक आईवी फ्लूइड देते हैं, तो इसके इफेक्ट की वजह से ब्लड वेसल के आसपास मौजूद एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो होता है, वो ब्लड वेसल्स के अंदर शिफ्ट होने लगता है। ये इफेक्ट आपने देखा होगा। अब यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। जब किसी क्लाइंट को आपने हाइपरटोनिक फीडिंग दी, यानी ऐसा कोई सब्सटेंस खाने को दिया जिसमें उसकी जो ऑस्मोलैरिटी थी, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन था फीडिंग का, वो बहुत ज़्यादा हाई था। और कई बार ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं फीडिंग के
जिन्हें अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन में दिया जाता है तो जैसे ही ये फॉर्मूला इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं तो ये इंटेस्टाइन के आसपास मौजूद जितना भी लिक्विड होता है, सेल्स का जो फ्लूइड होता है, उसे भी इंटेस्टाइन के अंदर खींचने लगते हैं। तो इंटेस्टाइन के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में लिक्विड हो जाएगा, फ्लूइड की मात्रा इंटेस्टाइन में बढ़ जाएगी और इसकी वजह से क्लाइंट को डायरिया जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो हमेशा याद रखें, अगर क्लाइंट को आप कभी भी कोई ऐसा फूड सब्सटेंस देना चाह रहे हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा है, हाइपरटोनिक टाइप की फीडिंग है वो, तो हमेशा उसे डाइल्यूट करके दें शुरू में और धीरे-धीरे जब उसके अंदर इस चीज़ को पचाने की क्षमता आ जाएगी, यानी कि उसे टॉलरेट करने की क्षमता आ जाएगी इंटेस्टाइन के अंदर, तो आप फिर उसे उसी रूप में दे सकते हैं बिना डाइल्यूट किए। तो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट हियर, हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ फीडिंग। सिंपली आप इस चीज़ को इस तरह से समझिएगा, आपने किसी पहलवान को देखा होगा या बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा या किसी ऐसे पर्सन को देखा होगा जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, फिजिकल वर्क करता है। उसे आप कुछ भी दूध, घी ज़्यादा मात्रा में खाने या पीने के लिए दे देंगे, तो वो उसे डाइजेस्ट कर लेगा क्योंकि वो इस चीज़ को टॉलरेट कर सकता है, पचा सकता है। वहीं पर अगर कोई ऑफ़िस वर्क करने वाला व्यक्ति है, ऐसा कोई क्लाइंट है जो फिज़िकली ज़्यादा एक्टिव नहीं है, वो ज़्यादा मिल्क भी नहीं लेता है, घी भी नहीं लेता है, आपने उसे पहले ही दिन बहुत ज़्यादा दूध, घी या ऐसी कोई चीज़ पिला दी, तो तुरंत उसमें डायरियल कंडीशन डेवलप हो जाएगा क्योंकि उसकी जो इंटेस्टाइन है, वो इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकती। सो होपफुली दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर या नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट शुड द नर्स डू व्हेन केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विथ इलियोस्टोमी? किसी क्लाइंट को इलियोस्टोमी हो रखी है, इसकी केयर के दौरान एज अ नर्स आप क्या करेंगे? ऑप्शन 1, टीच द क्लाइंट टू ईट फूड्स हाई इन रेसिड्यू। हम क्लाइंट को ऐसे फूड्स खाने के लिए कहेंगे जिनसे स्टूल बने, बल्केज बने, रफेज बने, ताकि स्टूल इजीली पास हो सके। ऑप्शन 2, एक्सप्लेन दैट ड्रेनेज कैन बी कंट्रोल्ड विथ डेली इरिगेशंस। हम क्लाइंट को समझाएंगे कि जो ड्रेनेज है उसे डेली इरिगेट करके कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ऑप्शन 3, एक्सपेक्ट द स्टोमा टू स्टार्ट ड्रेनिंग ऑन थर्ड पोस्ट ऑपरेटिव डे। हम क्लाइंट से में ये उम्मीद करेंगे कि इलियोस्टोमी के बाद तीसरे दिन स्टोमा से ड्रेनेज शुरू हो जाए। ऑप्शन 4, एंटीसिपेट दैट एनी इमोशनल स्ट्रेस कैन इंक्रीज द इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्सिस। हम इस बात का अनुमान लगाएंगे कि क्लाइंट को किसी भी प्रकार का इमोशनल स्ट्रेस यदि होता है तो उससे इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्सिस कंडीशन शुरू हो जाएगी। देखिएगा, आप भी कभी जब मेंटली स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं, किसी तनाव में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो सबसे पहला आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित होता है। आपको या तो डायरियल कंडीशन होगी या फिर कॉन्स्टिपेशन होगा, डिपेंड करता है। यहाँ पर क्लाइंट जैसे ही किसी इमोशनल स्ट्रेसफुल कंडीशन में आएगा, तो सबसे पहले उसकी जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स हैं वो बढ़ जाएँगी। इंटेस्टाइन फ्लूइड कंटेंट को, स्टूल कंटेंट को आगे की तरफ तेज़ी से भेजना शुरू करेंगी और इसकी वजह से जो इलियोस्टोमी बनाई गई है, इंटेस्टाइन में जो ओपनिंग बनाई गई है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेन करेगी, यानी वेस्ट स्टूल को वहाँ से ज़्यादा बाहर निकालने की कोशिश करेगी। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे आखिरी पार्ट है इलियम, इसमें अगर हम ओपनिंग बना देते हैं, जिसकी मदद से जो स्टूल है डायरेक्टली रेक्टम या एनएस के थ्रू होता हुआ बाहर नहीं आता, इसी इलियम की ओपनिंग से बाहर आ जाता है, तो ये प्रोसीजर इलियोस्टोमी के नाम से जाना जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्से इलियम में ओपनिंग बना देना इलियोस्टोमी है और इससे ही स्टूल आगे बाहर निकलने लगता है। ऐसा हम उन पेशेंट्स के अंदर करते हैं जिनमें लार्ज इंटेस्टाइन किसी वजह से डिजीज़्ड है या फिर रेक्टम एनस रूट से हम क्लाइंट डेफिकेट नहीं कर पाता। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही माना जाएगा।
ऑप्शन 1 में कहा गया है कि रेज़िड्यू डाइट लेनी चाहिए, जो कि गलत ऑप्शन है। इलियोस्टोमी के बाद कोशिश करनी चाहिए कि क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल डाइट लेने की सलाह दी जाए। ऑप्शन 2 के अंदर कहा गया है कि डेली हमें इरिगेट करना चाहिए ताकि ड्रेनेज बेहतर हो सके। ये चीज़ गलत है। हमारा जो इंटेस्टाइन के अंदर वाटर का एब्ज़ॉर्प्शन होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है और हमने तो स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी पार्ट में ही ओपनिंग बना दी है। तो इलियम से जो स्टूल निकलेगा, उसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, तो ईज़िली ड्रेनेज हो जाएगा। वहाँ पर इरिगेशन से ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। इसके अलावा एक स्टार पॉइंट है कि ऑप्शन 3 में कहा गया है कि जो इलियोस्टोमी में हमने ओपनिंग बनाई है, स्टोमा बनाया है, वो ऑपरेशन के 3 दिन बाद में काम करना शुरू करता है। यहाँ से स्टूल 3 दिन बाद में निकलना शुरू होता है, जो कि गलत है। इलियोस्टोमी प्रोसीजर के बाद पहले 24 घंटे के अंदर-अंदर स्टोमा अपना काम शुरू कर देता है। फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर ही स्टूल पास होना देखने को मिल जाता है। ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि इलियोस्टोमी के बाद फर्स्ट स्टूल कितने समय के अंदर देखने को मिलेगा इससे, तो आप बता सकते हैं पहले 24 घंटे के अंदर-अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ the term used to describe the discharge from uterus during puerperium and has a alkaline reaction is किसी फीमेल को डिलीवरी के बाद वेजाइना से डिस्चार्ज हो रहा है, फ्लूइड निकल रहा है। अब परपेरियम पीरियड के दौरान ये एल्केलाइन फ्लूइड जो है किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। वेजाइनल डिस्चार्ज है, परपेरियल डिस्चार्ज है, एमनियोटिक सिक्रेशन है या फिर लोकिया है। डिलीवरी के बाद 42 डेज़ का जो समय होता है, 6 वीक्स का जो समय होता है, उसे हम परपेरियम पीरियड के नाम से जानते हैं और इस पीरियड के अंदर जो वेजाइनल सिक्रीशंस निकलते हैं, जो कि बेसिकली एल्केलाइन नेचर के होते हैं, उन्हें हम लोकिया के नाम से जानते हैं। लोकिया बेसिकली 3 टाइप का होता है, लोकिया रूब्रा, लोकिया सिरोसा और लोकिया एल्बा। सबसे पहले रेड कलर का जो डिस्चार्ज निकलता है वो रुब्रा कहलाता है। उसके बाद हल्के लाल रंग का पिंक कलर का सिक्रीशन सिरोसा कहलाता है और उसके बाद वाटर लाइक जो सिक्रीशन निकलता है उसे हम लोकिया एल्बा का नाम देते हैं। इस प्रकार से ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एम्स नॉरसेट एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। होपफुली आपको आज की ये क्लास कंटेंट अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और एम्स नॉरसेट एग्ज़ाम की इसी तरह की प्रिपरेशन वीडियोस, एमसीक्यूज़ वीडियोस को देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हर रात 8 बजे आपको इसी तरह से नॉरसेट एग्ज़ाम एमसीक्यूज़ देखने को मिलते हैं। थैंक यू सो मच वन्स अगेन। बेस्ट ऑफ लक।